नमस्ते बच्चों। हम सामाजिक पुस्तक का जो हमारा 5वां अध्याय राजनीति विज्ञान का है लोकतंत्र, उसको पढ़ रहे थे और उसके अंदर हमने जाना कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र का अर्थ हमने समझा और उसको हमने छोटे चित्र के माध्यम से समझा। लोकतंत्र डेमोक्रेसी अंग्रेजी का शब्द है और डेमोस और क्रेटिया दो शब्दों से मिलकर बना है, जो किसके शब्द हैं? यूनानी भाषा के। इसमें डेमोस का अर्थ जो है भीड़ या जनता होता है, क्रेटिया का मतलब शक्ति होता है। इस प्रकार इस पूरे शब्द का जो अगर अर्थ लें तो वो क्या हुआ? जनता की शक्ति। और डेमोक्रेसी जो शब्द हुआ जनता की शक्ति पर आधारित शासन तंत्र। इसके बाद हमने जो तीन शासन के अलग जो इसके शासन करने के जो तीन अलग अलग ढंग हैं या तीन अलग अलग प्रकार हैं वो हमने पढ़े थे, राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र। अब हम क्योंकि हमारे अध्याय के अंदर लोकतंत्र जुड़ा हुआ है तो लोकतंत्र से संबंधित हमने अर्थ लिए और कौन कौन से विद्वान ने क्या क्या इसकी परिभाषा दी वो हमने देखा। इसके बाद हम आज देखना चाह रहे हैं कि लोकतंत्र के विभिन्न जो प्रकार हैं या इसके जो वर्जन है या इसके जो रूप हैं वो किस प्रकार के हैं, क्या टाइप है इसके, वो आज हम क्या है देखना चाह रहे हैं। देखिए सबसे पहले आधुनिक काल में लोकतंत्र के प्रकारों उसमें संबंधित अवधारणाओं को निम्न रूप से स्वीकार किया जा सकता है। किस किस प्रकार से जो है लोकतंत्र है और उसकी विचारधाराएं या उसके जो रूप हैं वो किस किस प्रकार के हो सकते हैं। अवधारणा का मतलब विचारधारा से लिया जाता है। जिस शब्द के आगे वाद लग जाए वो भी विचारधारा से संबंधित होता है और अवधारणा भी विचारधारा से संबंधित है। एक प्रकार का सिद्धांत रूप में ये हो गया। तो इसको देखिए, इसके जो रूप हैं वो कितने हैं। पहला रूप है इसका राजनीतिक लोकतंत्र, जिसको हम सामान्य रूप से पढ़ते हैं। लोकतंत्र का जो अभी हम यूज ले रहे हैं क्योंकि हमारे राजनीति विज्ञान का जुड़ा हुआ है तो इसका अर्थ हम राजनीति के संदर्भ में लेते हैं। राजनीति, अगर लोकतंत्र को राजनीति के क्षेत्र में अपना जाए तो राजनीतिक लोकतंत्र हो गया। दूसरा है सामाजिक लोकतंत्र, फिर है आर्थिक लोकतंत्र और फिर है नैतिक लोकतंत्र। अब सबसे पहले राजनीतिक लोकतंत्र क्या है, सामाजिक लोकतंत्र क्या है, आर्थिक लोकतंत्र क्या है, नैतिक लोकतंत्र क्या है, इसको हम अलग अलग पढ़ेंगे। लेकिन राजनीतिक लोकतंत्र को देखते हैं कि राजनीतिक लोकतंत्र होता क्या है। देखिए, राजनीतिक लोकतंत्र को पूर्व में व्यक्तिवादी लोकतंत्र कहा जाता था। कौन सा लोकतंत्र कहा जाता था इसको? व्यक्तिवादी। ठीक है, किंतु आधुनिक काल में इसे उदारवादी लोकतंत्र कहा जाने लगा। आधुनिक युग में राजनीतिक लोकतंत्र की उत्पत्ति पश्चिमी देशों में होने के कारण इसे पश्चिमी लोकतंत्र भी कहा जाता है। मार्क्सवादियों ने इसे पूंजीवादी लोकतंत्र कहना पसंद किया है। मार्क्सवाद जो है लोकतंत्र को क्या कहता है? पूंजीवादी। कई बार पूछ लिया जाता है कि व्यक्तिवादी लोकतंत्र कब था, फिर उदारवादी लोकतंत्र कब बना, या व्यक्तिवादी से लेकर उदारवादी तक की विकास यात्रा लोकतंत्र की कैसी रही, ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। इसके बाद एक प्रश्न इसमें से ये भी बन सकता है कि मार्क्सवाद ने इसे क्या कहना पसंद किया, या लोकतंत्र को उत्पत्ति के आधार पर कौन सा लोकतंत्र किया कहा जाता है। तो पश्चिम देशों के अंदर इसकी उत्पत्ति हुई है या सबसे पहले वहां अपनाया गया तो उसको पश्चिमी लोकतंत्र के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, उदारवादियों ने इसको क्या कहा और किस आधार पर उदारवादी लोकतंत्र जो है आधुनिक युग में ये हुआ वो देखिए। व्यक्तिवादी से उदारवादी हुआ, वो कैसे हुआ वो एक बार हम देख लेते हैं। उदारवादी विचारकों ने समस्त राजनीतिक लोकतंत्र के दो रूपों का उल्लेख किया है। समस्त राजनीतिक लोकतंत्र, जितने भी राजनीतिक लोकतंत्र हैं उसको कितने रूपों में स्वीकार किया है? उसको दो रूपों में। कौन कौन से लोकतंत्र हो सकते हैं? दो। पहला तो हो सकता है राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र, या तो राज्य का प्रकार की लोकतांत्रिक राज्य का प्रकार, और दूसरा लिया है शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र। इस शासन के रूप में किस प्रकार से लोकतंत्र को अपनाया जा सकता है। देखिए, राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र का अर्थ होता है लोकतांत्रिक राज्य। कौन सा राज्य? लोकतांत्रिक राज्य। जो राज्य जिसके अंदर शासन का जो रूप है या सत्ता का रूप है वो लोकतंत्र के रूप में लिया जाए तो लोकतांत्रिक राज्य की श्रेणी के अंदर क्या किया जाता है? सम्मिलित किया जाता है। इस अवधारणा के अनुसार प्रभुसत्ता का निवास जो है जनता में निहित होता है। प्रभुसत्ता किसी भी कार्य को करने की अंतिम शक्ति, ठीक है, जैसे हमारा परिवार है तो उसके अंदर जो अंतिम निर्णय किसका स्वीकार हुआ होगा या हमारे घर का मुखिया का ही होता है, तो उसी प्रकार राजनीतिक लोकतंत्र के अंदर किसी संप्रभुता जो किसमें निवास करती है? जनता में निवास करती है। क्योंकि हमने इससे पहले पढ़ा कि जनता के लिए जनता द्वारा शासन ही क्या है? लोकतंत्र है। राजनीतिक क्षेत्र के अंदर इसका काम में ले रहे हैं तो इसका जो अंतिम निर्णय होगा वो किसके पास होगा? जनता के पास होगा। इसलिए सरकार निर्माण और उससे प्रस्तुत करने की जो अंतिम शक्ति होती है वो भी किसके पास होती है? जनता के पास होती है। सरकार को बनाने का, किसी भी व्यक्ति को चयन करने का, हम अपने मत का प्रयोग करके हर 5 साल के अंदर जो है हमारी सरकार का निर्माण करते हैं, उसे पद पर बनाए रखने का और उसे पद से हटाने का, ये दोनों शक्तियां किसके पास होती है? जनता के पास होती है। वो खुद तय करते हैं जनता के लिए शासन और जनता द्वारा, जनता खुद चयन करती है उसका कि कौन व्यक्ति हमारे ऊपर शासन करेंगे, ठीक है, और कब तक करेंगे ये भी जनता उसके ऊपर क्या करती है? खुद अपने हिसाब से निर्भर करती है। क्योंकि उसके पास क्या है?
प्रभुसत्ता जो किसी भी कार्य को करने की अंतिम शक्ति है वो किसके पास है? जनता के पास है। ठीक है, शक्ति है किसी भी चीज की, उसको सत्ता प्राप्त हुई। ठीक है, सत्ता कब प्राप्त हुई? जब जैसे कोई भी व्यक्ति है शक्तिशाली है, किसी भी मानवी से, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है उसको ज्यादा मत मिले, उसे क्या प्राप्त हुई? शक्ति प्राप्त हुई। शक्ति से सत्ता बनी। शक्ति से सत्ता बनने की यात्रा के अंदर बीच के अंदर एक स्टेप छूट गया, वो क्या है? वेदता। कोई भी व्यक्ति जैसे मान लीजिए विधायक है, वो उसके विधानसभा क्षेत्र के लोगों के ऊपर शासन करेगा, एक प्रकार से शासन ही हो गया, उनका प्रतिनिधित्व कर रहा है। ठीक है, ये चीज उसको क्या हुई? उसके पास शक्ति थी, जनता ने उसको मत दिया, सत्ता उसको प्राप्त हुई। जनता ने मत दिया तो जनता का मत देना उसके लिए क्या हो गया? एक प्रकार से वैधता हो गया। जनता ने स्वीकार किया ना अपना मत देके कि हाँ ये व्यक्ति, इतने सारे व्यक्ति चुनाव के अंदर खड़े होते हैं, उसमें से एक व्यक्ति को चयन किया जाता है कि हाँ ये व्यक्ति हमारे ऊपर शासन कर सकता है, उसको क्या दी? वैधता हमने दी। ठीक है, कोई भी अध्यापक आपकी क्लास में आके खड़ा हो गया, उसको पढ़ाने की जो शक्ति दी है आपने, उसके जो पढ़ाने की शक्ति है, उसने जो पढ़ाने की सत्ता हासिल की है, तो आपने उसका चयन किया है कि हाँ ठीक है ये आदमी वेद है, इसे हम स्वीकृति देते हैं, हमें पढ़ा सकता है। तो वेदता किसने दी? जनता ने, आप लोगों ने, है ना। क्लास के लिए आप लोग जनता, और सामाजिक रूप से राजनीतिक रूप से सारे उसको देखें तो एक जो विशेष क्षेत्र है, एक राजनीतिक इकाई है, उसके सभी लोग जो है उसके लिए जनता, उसकी प्रभुसत्ता उनके हाथ में होती है कि वो चाहें उस व्यक्ति को जिता के अपने जो है संसद के अंदर या विधानसभा के अंदर, नगर पालिका बोर्ड के अंदर या पंचायत राज में, जहाँ भी जिसके लिए भी वो खड़ा हो रहा है वहाँ उसको भेजे। तो वो जो है उसका चयन करेंगे, उसे पद पर रखने की और उसे पद से हटाने की। 5 साल के कार्यकाल के बाद आप चाहें कि नहीं ये व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, तो दूसरे व्यक्ति का चयन करने की जो शक्ति होती है वो किसमें निहित होती है? जनता में निहित होती है। कुल मिला के प्रभुसत्ता, किसी भी कार्य को करने की अंतिम शक्ति जिसके पास होती है, या निर्णय लेने की अंतिम शक्ति किसके पास होती है? जनता के पास होती है। यही जनता की क्या है? प्रभुसत्ता है। समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए शासन के एक प्रकार के रूप में, सबसे पहले तो हमने क्या पढ़ा? राज्य के एक प्रकार के रूप में, और दूसरा हम देखते हैं शासन के एक प्रकार के रूप में। शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र का जो अर्थ है वो क्या है? लोकतांत्रिक शासन से है। यहाँ तो लोकतांत्रिक राज्य से था, शब्दों को नोट कीजिए, अंतर स्पष्ट कीजिए, दोनों के अंदर तुलना होनी चाहिए कि वास्तविक राशि है क्या। तो इसमें ये तो क्या हो गया? लोकतांत्रिक राज्य, और ये क्या है? लोकतांत्रिक शासन। क्योंकि प्रकार तो लोकतंत्र के ही है, उदारवादी दिए हैं, 2 रूपों के अंदर इसको स्वीकार किया है। तो पहला रूप तो क्या हो गया? राज्य के प्रकार के रूप में। तो राज्य के प्रकार के रूप में तो सीधा सीधा क्या हो गया? लोकतांत्रिक राज्य। और शासन के प्रकार के रूप में लेंगे तो लोकतांत्रिक शासन। दोनों को स्पष्ट रखना है, तुलना करके पढ़ेंगे तो जल्दी याद होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए हकीकत में लोकतांत्रिक एक सेकंड, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। हकीकत में लोकतांत्रिक शासन लोकतांत्रिक राज्य के सैद्धांतिक पक्ष का ये विकसित व व्यवहारिक रूप है। किसका? लोकतांत्रिक जो शासन है उसका, लोकतांत्रिक राज्य का। लोकतांत्रिक शासन क्या है? एक प्रकार से सैद्धांतिक पक्ष का विकसित और व्यवहारिक रूप है। दोनों ही अवधारणाएं कानूनी प्रभुसत्ता पर राजनीतिक प्रभुसत्ता की श्रेष्ठता को स्वीकार करती है। कानूनी प्रभुसत्ता न्यायपालिका, इसके ऊपर किसकी व्यवस्था भी करती है कि प्रभुसत्ता को स्वीकार करती है। क्या? कि न्यायपालिका निर्णय वो ही करेगी जो संविधान में लिखित होगा। हम देखते हैं कि न्यायपालिका स्वतंत्र है, लेकिन इसके आधार पर, संविधान के आधार पर। संविधान के निर्माण करने की शक्ति किसके पास है? राजनीतिक प्रभुसत्ता के पास है। ठीक है, तो राजनीतिक प्रभुसत्ता जो है वो किसके ऊपर शासन करे? कानूनी प्रभुसत्ता के ऊपर शासन करे। ऐसा कौन स्वीकार करता है? लोकतांत्रिक की जो दोनों विशेषताएं कौन सी? लोकतांत्रिक राज्य और लोकतांत्रिक शासन। अर्थात दोनों मानते हैं कि राजनीतिक प्रभुसत्ता द्वारा कानूनी प्रभुसत्ता पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। इसके बाद देखिए जो राजनीतिक लोकतंत्र है उसके भेद हैं, उसके अंग हैं, वो क्या क्या है, या इसके उपभेद मान लीजिए। देखिए राजनीतिक लोकतंत्र एक अंग के रूप में लोकतांत्रिक शासन के उपभेद। सबसे पहले जो लोकतंत्र होता है वो 2 प्रकार का। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। कौन सा? एक तो शुद्ध लोकतंत्र और एक प्रतिनिधि लोकतंत्र, या एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब क्या है? कि जनता द्वारा डायरेक्ट शासन किया जाए। ठीक है, ऐसा मतलब
जनता में जितने भी लोग हैं, किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या जो है उसके सभी लोग जो है स्वयं शासन करें। ठीक है, तो ऐसा तो प्राचीन समय में, क्योंकि हमने इसको पढ़ा कि ये कहाँ से आया, पश्चिमी देशों से। यूनान के 2 नगर थे, एथेंस और स्पार्टा, वहां से इसकी मूल रूप से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। और वहां जो है जनसंख्या फिक्स थी, 4000 से 5000 लोग वहां के नगरीय क्षेत्रों के अंदर निवास करते थे। फिक्स था यहाँ का। अगर हम पुराना इतिहास उठा के देखते हैं तो उसमें था ये वाले कि 4000 से लेकर 5000 लोग वहां रहते थे। वृद्ध जो व्यक्ति होते थे या जो अकार्यशील जनसंख्या, थोड़े समय पहले हमने पढ़ा कार्यशील जनसंख्या, अकार्यशील जनसंख्या, तो अकार्यशील जनसंख्या जो है वृद्ध जो होते थे उनको या तो वनों के अंदर छोड़ देते या फिर पर्वत से धक्का मार के जो है उनको उनका दाह कर देते थे, उनका जो है जीवन समाप्त कर देते थे। तो वहाँ की जो जनसंख्या है वो फिक्स होती थी 4000 से 5000 के बीच के अंदर। ठीक है, तो ऐसे राज्यों के अंदर तो प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र जो है वो क्रियान्वित हो सकता है। लेकिन वर्तमान के अंदर जहां करोड़ों की संख्या के अंदर जनसंख्या होती है, तो ऐसे समय के अंदर अब क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र तो हो ही नहीं सकता। इतने सारे लोग एक साथ बैठ नहीं सकते, और बैठ भी जाए तो इतने सारे लोग एकमत नहीं हो सकते, इतना एक निर्णय हो नहीं सकता। ठीक है, तो इसके स्थान पर कौन सा लोकतंत्र लाया गया, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसमें शासन जनता करती है, लेकिन किसके माध्यम से, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से। जैसे लोकतंत्र है, इससे पहले वाली स्लाइड में हमने पढ़ा कि जो संप्रभुता है वो किसके पास, जनता के पास। जनता सरकार को पद पे रख भी सकती है और उसे पद से हटा भी सकती है। तो प्रत्येक लोकतंत्र में प्रतिनिधियों के माध्यम से, जैसे हम हैं विधानसभा के अंदर जनता के, क्योंकि पूरे देश के अंदर एक लोकतंत्र लिया हुआ है, सब जगह शासन है, विधानसभा में जैसे लोकतंत्र है, और लोकतंत्र के रूप में पूरी जनता तो वहां जा नहीं सकते, तो हमने क्या किया, पूरे राजस्थान को अलग अलग जो क्षेत्र है उसके अंदर डिवाइड कर दिया। ठीक है, अलग अलग विधानसभा क्षेत्र हमने बना दिए। अब प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से एक व्यक्ति प्रतिनिधि के रूप में जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई भी विधानसभा क्षेत्र है, वहां से जाएगा, तो वो क्या करेगा, वहां की जितनी जनसंख्या है उस पूरी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि यहाँ तो जो है जनसंख्या सीमित होती थी, इसलिए शुद्ध लोकतंत्र था, प्रत्यक्ष रूप से जनता स्वयं शासन करती थी, किसी को नेता नहीं बनाया जाता था। ठीक है, कोई मंत्री नहीं होता था, किसी प्रकार की कार्यपालिका नहीं, किसी प्रकार की व्यवस्थापिका नहीं, सब जनता के द्वारा अपने आप जो है कार्य किए जाते थे। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया, जनता स्वयं शासन कर नहीं सकती, इतने लोग एक साथ बैठ नहीं सकते, इसलिए क्या किया, प्रतिनिधि का हमने जो है बतौर प्रतिनिधि एक व्यक्ति को तय किया कि ये व्यक्ति जो है संसद में, ये व्यक्ति जो है विधानसभा में, ये लोकसभा के अंदर, ये राज्यसभा के अंदर जो है, या ये हमारे जो विधानमंडल है, नगर पालिका जो है, जहाँ भी है वहाँ क्या है, हमारे क्षेत्र की जो जनसंख्या उसका क्या करेगा, प्रतिनिधित्व करेगा। उसके आधार पर अब प्रतिनिधित्व जो लोकतंत्र है इसको भी 2 भागों के अंदर विभाजित किया गया। एक तो हो गया संसदीय लोकतंत्र और एक हो गया अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। संसदीय जो लोकतंत्र है, संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र, देखिए ये दोनों जो शब्द हैं इनके व्यापक अवधारणा है स्वतंत्र रूप से। संसदीय जो लोकतंत्र है इसका मतलब तो क्या हो गया, जहां पर संसदात्मक शासन की व्यवस्था हो। किस प्रकार की, संसदात्मक। ठीक है, और इसको थोड़ा सा व्यापक रूप से समझिए, संसदात्मक को भी हटा दीजिए, एक बार थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। संसदीय लोकतंत्र के अंदर क्या होता है, देखिए संसदीय लोकतंत्र से पहले एक बार उसको अध्यक्षात्मक को समझ लीजिए, अंतर तब स्पष्ट होगा। अध्यक्षात्मक में क्या होता है, जैसे अध्यक्ष नाम से स्पष्ट हो रहा है, एक व्यक्ति, कौन, एक व्यक्ति, मतलब नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका एक ही हो, ना तो ना मतलब एक ही कार्यपालिका हो वहां पे, राष्ट्रपति की या राष्ट्र का जो राष्ट्राध्यक्ष जो होता है, राष्ट्रपति की राष्ट्राध्यक्ष कहते हैं, उसमें सारी शक्तियां जो है वो निहित होगी, किसमें, अध्यक्षात्मक शासन में। और दूसरा होता है संसदात्मक शासन, इसके अंदर कार्यपालिका होगी लेकिन वो 2 रूपों में, वास्तविक अलग और एक होगी नामात्मक। इसका उदाहरण देखिए, ब्रिटेन को ले लो या भारत को ले लो, वास्तविक कार्यपालिका तो कौन होता है, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। कौन होता है, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। और नाममात्र की कार्यपालिका कौन है, राष्ट्रपति, या फिर ब्रिटेन में लेकर तो क्राउन या राजा या जो भी वहां पर रानी जो भी होता है। ठीक है, जिसके सिर पर मुकुट होता है, वहां पर क्राउन जिसके होता है वो क्या होता है, वहां का राष्ट्राध्यक्ष होता है। भारत की अगर हम बात करें तो भारत के अंदर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तो वास्तविक कार्यपालिका और राष्ट्रपति नाममात्र कार्यपालिका। ठीक है, देश के जितने निर्णय लिए जाते हैं प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के द्वारा लिए जाते हैं,
लेकिन वो किसके नाम से जो है संचालित होते हैं, राष्ट्रपति के नाम से। ये क्या हुई, नाम मात्र कार्यपालिका हुई। ऐसा किसमें होता है, संसदीय लोकतंत्र के अंदर। और जहां पर एक ही व्यक्ति कार्यपालिका का मुखिया हो, नाम मात्र के राष्ट्रीय कार्यपालिका का कोई नाम निशान नहीं हो, तो ऐसी जो व्यवस्था है वो किसमें होती है, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में। ऐसा हम कहाँ देख सकते हैं, इसका उदाहरण अमेरिका के अंदर। कुछ देश ऐसे भी हैं जहां पर दोनों का मिश्रित बनाया जाता है। ठीक है, आगे की जो इसके बारे में हम पढ़ेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर पढ़ेंगे, इसको थोड़ा और विस्तार से लेंगे। संसदीय लोकतंत्र क्या है, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र क्या है, दोनों। वैसे हम देखा जाए तो संसदीय और अध्यक्षात्मक जो है दोनों अलग अलग विचारधाराएं, स्वतंत्र विचारधाराएं हैं। एक बड़ा इसका अध्याय, लेकिन जितना हमारे सिलेबस में जुड़ा हुआ है उसके आधार पर इसको पढ़ेंगे। धन्यवाद।